मुझे हमेशा से लगता था कि बायोलॉजी का ये जो टॉपिक है, मतलब ह्यूमन डेंटल साइंस, ये बहुत ही बोरिंग है। बस कुछ हड्डियों के नाम रटने हैं एग्जाम के लिए और काम खत्म। मुझे लगता था कि हमारे दांत बस खोपड़ी में जड़ी हुई महज कुछ सफेद और निर्जीव सी हड्डियां हैं। यही वो गलती है, इसे ध्यान से सुनना। अरे दांत कोई निर्जीव हड्डियां नहीं है। अगर मैं कहूं कि मुंह में मौजूद हर एक दांत अपने आप में एक धड़कता हुआ एक पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गन है, तो वाह सर, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मतलब दांत जीवित कैसे हो सकते हैं? वो तो एकदम पत्थर जैसे ठोस लगते हैं ना बाहर से। बाहर से पत्थर दिखते हैं, पर अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही है। एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह सोचो इसे। दांत हमारे पाचन तंत्र की, मतलब डाइजेशन की, कोई साधारण सी सीढ़ी नहीं है, बल्कि उसकी सबसे पहली और सबसे एडवांस्ड मशीनरी है। आज हम इसी छुपी हुई दुनिया को डिकोड करेंगे। तो सर, जब मैंने इस ओडोंटोलॉजी वाले टॉपिक को, मतलब दांतों के विज्ञान को पढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहले दांत की वास्तुकला ने मेरा ध्यान खींचा। हम बाहर से जो सफेद हिस्सा देखते हैं, जिसे क्राउन कहते हैं, वो तो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है ना? बिल्कुल सही। असली थ्रिलर तो मसूड़ों के नीचे चल रहा है। उस छुपी हुई दुनिया को समझे बिना हम दांतों के असली विज्ञान को नहीं जान सकते। अगर हम क्राउन से नीचे जाएं, नेक तक और फिर रूट यानी जड़ तक, तो एक बहुत ही दिलचस्प सिस्टम दिखता है। हाँ, वो जो गड्ढों वाली व्यवस्था होती है। हाँ, हमारी प्रजाति में ना थिकोडोंट यानी गर्तदंती व्यवस्था पाई जाती है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि दांत जबड़े की हड्डी के गड्ढों में गहराई तक धंसे होते हैं। ये सवाल एसएससी 2023 के एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया था कि इंसानों में कौन सी व्यवस्था होती है। अच्छा, एसएससी में भी आया था ये। पर एक चीज है जो अक्सर लोग सोचते हैं कि दांत सीधे जबड़े की हड्डी से ऐसे वेल्ड किए हुए, जैसे कोई पेंच कसा हो। और यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अगर दांत सीधे हड्डी से जुड़े होते ना, तो सोचो क्या होता। हम कोई सख्त चीज खाते, जैसे अखरोट या बर्फ का टुकड़ा चबाते, तो वो भयानक झटका सीधे हमारी खोपड़ी तक जाता। ओ बाप रे, मतलब हड्डियां तो चटक ही जाती हैं झटके से। एकदम। और इसी भयानक झटके से बचाने के लिए मुंह के अंदर प्रकृति ने एक पूरा सस्पेंशन सिस्टम दिया है, जिसे हम पीरियोडोंटल लिगामेंट कहते हैं। अच्छा, तो ये लिगामेंट एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, मतलब जैसे गाड़ियों में होता है। सही पकड़े हैं। ये लिगामेंट सूक्ष्म धागों का एक जाल है जो दांत की जड़ को जबड़े की हड्डी के सॉकेट के बीच में एक तरह से झूला झुलाता रहता है। जब भी चबाने का भारी दबाव पड़ता है, तो ये शॉक एब्जॉर्बर दब जाता है और सारा फोर्स पूरी हड्डी में बराबर फैला देता है। वाह, मतलब हमारे मुंह के अंदर इतना तगड़ा सस्पेंशन सिस्टम लगा हुआ है। इसको समझने के लिए ना मैं एक अति सुरक्षित बहुमंजिला इमारत का उदाहरण देना चाहूंगी। बिल्कुल दो, एनालॉजी से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। हाँ, तो बाहर से देखने पर ये दांत रूपी इमारत कांच और स्टील की एकदम अभेद्य संरचना लगती है। लेकिन अगर हम लिफ्ट से इसके बेसमेंट में जाएं, तो वहाँ एक अलग ही दुनिया चल रही है। वहाँ जनरेटर चल रहे हैं, पानी की पाइपलाइन है, तारों का जाल है जो इस पूरी इमारत को जीवित रखे हुए है। क्या बात है, बहुत ही शानदार एनालॉजी। दांत के मामले में ये जो बेसमेंट है ना, यही उसका पल्प है। पल्प ही दांत का कोर है, उसका जीवित हृदय। इसी के अंदर वो धड़कती हुई नसें और रक्तवाहिकाएं होती हैं जो दांत को पोषण देती हैं। अच्छा, तो मतलब जो हम कुछ बहुत ठंडा या बहुत गर्म खाते हैं और जो एकदम से झंझनाहट महसूस होती है, वो इसी पल्प की वजह से होती है? 100%। वो संवेदना इसी पल्प का अलार्म सिस्टम है। और इस पल्प को सुरक्षित रखने के लिए इसके चारों ओर डेंटिन की एक बहुत मोटी और मजबूत दीवार होती है। और नीचे जड़ वाले हिस्से को जबड़े से बांधने का काम सीमेंटम नाम का टिश्यू करता है। लेकिन सर, यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ। प्रकृति तो बहुत स्मार्ट है ना। हाँ। अगर दांत को इतना ही भारी दबाव सहना था जीवन भर, हाँ। तो उसे पूरी तरह से एक ठोस हड्डी का ही क्यों नहीं बना दिया? अंदर ये नरम सा पल्प और बाहर डेंटिन देने की क्या जरूरत थी? ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। इसके पीछे ना फिजिक्स और बायोलॉजी का एक बहुत ही शानदार बैलेंस है। देखो, ठोस हड्डियां बहुत मजबूत तो होती हैं, लेकिन वो ब्रिटल भी होती हैं, यानी बहुत जल्दी चटक सकती हैं। जैसे कांच होता है, मजबूत पर गिरते टूट जाता है। बिल्कुल। अगर दांत पूरी तरह से हड्डी के बने होते, तो लगातार पड़ने वाले इतने भारी यांत्रिक दबाव के कारण वो कांच की तरह बीच में से चटक जाते। डेंटिन हड्डी के मुकाबले सूक्ष्म स्तर पर थोड़ा लचीला होता है। अच्छा, मतलब वो थोड़ा बेंड हो सकता है। हाँ,
जब दांत पर जोर पड़ता है तो डेंटिन हल्का सा मुड़ सकता है। ये जो लचीलापन है ना, यही दांत को टूटने से बचाता है, जबकि अंदर का पल्प उसे भीतर से मरम्मत करने और जिंदा रखने का काम करता रहता है। यानी ये केवल एक ढांचा नहीं है, बल्कि एक पूरा डायनामिक और शॉक प्रूफ सिस्टम है। और सर, जब ये फाउंडेशन इतनी मजबूत है तो इसके ऊपर लगे हुए जो टूल्स हैं, मतलब मुंह के अंदर का जो पूरा टूल बॉक्स है, वो तो और भी ज्यादा हैरान करता है। सही कहा। हमारे मुंह के अंदर एक विषम दंती, या जिसे साइंस में हेट्रोडोंट कहते हैं, वैसी व्यवस्था है। सारे दांत एक जैसे शेप के नहीं हैं। विषम दंती मतलब अलग अलग आकार वाले दांत ना? हाँ, और ये एवोल्यूशन का एक बहुत ही दिलचस्प सबूत है। हम इंसान सर्वाहारी हैं, मतलब ओमनिवोरस। हमें फल भी काटने हैं, मांस भी चीरना है और बीजों या अनाजों को भी पीसना है। इसलिए मुंह में 4 अलग अलग तरह के हथियार या उपकरण विकसित हुए। जैसे सबसे पहले वो कृंतक आते हैं, यानी सामने वाले इंसिजर्स। हाँ। उनका आकार तो एकदम एक तेज छेनी या चाकू जैसा होता है। उनका काम सिर्फ भोजन को काटना है ना? बिल्कुल, वो चाकू हैं। उसके ठीक बगल में रदनक होते हैं, जिन्हें हम कैनाइन्स कहते हैं। ये वो 4 नुकीले दांत हैं। अगर हम विकासवादी नजरिए से देखें तो शेर या भेड़िए जैसे जानवरों में ये कैनाइन्स बहुत लंबे होते हैं, ताकि वो शिकार को चीर सकें। हमारे कैनाइन्स छोटे जरूर है, लेकिन काम तो उनका भी फाड़ने का ही है, राइट? एक तरह से वो कांटे या फोक्स की तरह काम करते हैं। एकदम सही। इसके बाद जो दांत आते हैं वो भारी काम के लिए बने हैं। अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर्स और चवर्णक यानी मोलर्स। प्रीमोलर्स की सतह सपाट होती है और इनमें 2 उभार होते हैं जो कुचलने का काम करते हैं। और मोलर्स तो मुंह की चक्की है एक तरह से। सही कहा। मोलर्स तो पूरा एक हेवी ड्यूटी मिक्सर ग्राइंडर हैं। इनकी सतह सबसे चौड़ी होती है, जो खाने को पीसकर एक बारीक पेस्ट में बदल देती है। सर, एक चीज जो मुझे बहुत अचंभित करती है, मैंने छोटे बच्चों के एक्सरे देखे थे। उनके मुंह में ये चक्की आधी अधूरी होती है। मतलब बच्चों के दूध के दांतों में प्रीमोलर्स तो होते ही नहीं है, वो जगह एकदम खाली होती है। और ये प्रकृति की ऊर्जा बचाने की सबसे बेहतरीन टेक्निक है। ध्यान से सुनना, ये सवाल यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ चुका है। एक छोटे बच्चे का आहार मुख्य रूप से तरल पदार्थ या बहुत नरम खाना होता है। हाँ, दूध या खिचड़ी जैसी चीजें? बिल्कुल। उसे सख्त अनाजों या रेशेदार मांस को कुचलने की तो कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए शरीर बचपन में उन दांतों को बनाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता, जिनकी तुरंत जरूरत ही नहीं है। वाओ, ये पूरा सिस्टम मुंह को एक चलती फिरती रसोई में बदल देता है। चाकू है, कांटे हैं और एक पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर भी है। और सर, ये जो यांत्रिक पाचन होता है, इसमें तो बहुत भारी दबाव पैदा होता होगा ना? कई 100 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव। और इतने भयानक घर्षण को जीवन भर सहने के लिए इन दांतों पर एक ऐसा आवरण चाहिए जो एकदम अजेय हो। यहीं पर शरीर का सबसे कठोर पदार्थ एंट्री लेता है, इनामल। अक्सर लोग इसे बस दांत की सफेदी से जोड़ते हैं, लेकिन रासायनिक रूप से ये कैल्शियम फॉस्फेट का एक बेहद सघन ढांचा होता है ना? बिल्कुल। और ये हमारी खोपड़ी की हड्डियों से भी ज्यादा कठोर है। लेकिन अगर ये परत घिस जाए तो इसके नीचे का जो डेंटिन है वो एक्सपोज हो जाता है। डेंटिन में सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो सीधे पल्प की नसों तक जाती हैं। अच्छा, तो यही वो कारण है जिससे ठंडी आइसक्रीम खाते ही या गर्म चाय पीते ही दिमाग तक एक तेज झंझनाहट दौड़ जाती है। हाँ, यही वो सेंसिटिविटी है जिससे सब परेशान रहते हैं। और इस सुरक्षा कवच के साथ साथ प्रकृति ने दांतों की संख्या का एक बहुत ही सटीक गणितीय सूत्र भी तैयार किया है, जिसे हम डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये सूत्र पूरे मुंह का नहीं होता, बल्कि केवल 1/4 जबड़े का ब्लूप्रिंट होता है। बिल्कुल। वयस्कों के लिए ये सूत्र है 2-1-2-3। मतलब 1/4 जबड़े में 2 इंसाइजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स। 2-1-2-3। तो इन 8 दांतों को 4 से गुणा करें तो पूरे मुंह के 32 दांत बन जाते हैं। एकदम सही। और बच्चों में ये सूत्र होता है 2-1-0-2। इसमें प्रीमोलर्स की संख्या 0 है और मोलर्स भी केवल 2 हैं। तो 5 दांत प्रति क्वाड्रेंट के हिसाब से कुल 20 दांत। अरे वाह! अगर आपको भी मेरी तरह एग्जाम में ये फॉर्मूला भूलने का डर है ना, तो अभी हमारी YouTube चैनल स्टडी विद श्रेया को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम ऐसे ही मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान भाषा में डिकोड करते हैं। क्या बात है, बहुत सही जगह प्रमोशन किया। अब देखो, यहाँ एक और एवोल्यूशनरी फीचर जुड़ता है। मनुष्य
द्विबार दंती या डायफायोडोंट होते हैं। हमारे जीवन में ये 20 दूध के दांत एक बार गिलकर दोबारा स्थायी दांतों के रूप में निकलते हैं। तो अगर हम पूरे जीवन काल का हिसाब लगाएं तो एक इंसान के मुंह से कुल 52 दांत निकलते हैं, 20 दूध के और 32 पक्के वाले। बिल्कुल सही गणित है। लेकिन सर, इस पूरी प्रक्रिया को देखकर ना मेरे मन में एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। प्रकृति हमेशा शॉर्टकट और ऊर्जा बचाने के तरीके खोजती है, राइट? हाँ, बिल्कुल खोजती है। तो अगर मुंह में आखिरकार 32 दांत ही रहने हैं, हाँ। तो ये दोहरी मेहनत क्यों? पहले 20 दांत बनाओ, फिर उनकी जड़ों को गलाकर उन्हें बाहर निकालो, और फिर नीचे से नए दांत धकेल कर लाओ। ये इतनी ऊर्जा की बर्बादी क्यों? सीधे पक्के दांत क्यों नहीं आ सकते? ये सवाल इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है, और इसका जवाब हमारे जबड़े के आकार में छुपा है। जब एक इंसान का जन्म होता है तो उसकी खोपड़ी और जबड़े का आकार बहुत छोटा होता है। बच्चों का मुंह तो बहुत छोटा होता है। हाँ, एक शिशु के उस नन्हे से जबड़े में 32 बड़े और मजबूत वयस्क दांत भौतिक रूप से समा ही नहीं सकते। जगह ही नहीं है। दूसरी ओर बच्चे को ठोस आहार खाना भी सीखना होता है, इसलिए बिना दांतों के काम भी नहीं चल सकता। अच्छा, मतलब प्रकृति ने समय और स्थान के हिसाब से एक अस्थायी टेंट लगाया है मुंह में, जब तक कि एक पक्का घर बनाने की जगह नहीं मिल जाती। वाह, सटीक उपमा है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, जबड़ा चौड़ा और लंबा होता है। जब पर्याप्त जगह बन जाती है तो शरीर उन अस्थायी दांतों की जड़ों को खुद ही घुलाना शुरू कर देता है, और फिर वो गिर जाते हैं और उनकी जगह बड़े वाले स्थायी दांत ले लेते हैं। हाँ, और जो 12 दांत जीवन में केवल एक बार निकलते हैं, यानी 8 प्रीमोलर्स और 4 अकलदाढ़, वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक जबड़े में उनके लिए पीछे की तरफ पर्याप्त जगह नहीं बन जाती। मतलब ये जो दांतों के विकास की प्रक्रिया है, जिसे साइंस में ओडोंटोजेनेसिस कहते हैं, ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये तो जन्म के 6 महीने बाद शुरू होकर लगभग 25 साल की उम्र तक चलने वाला एक धीमा निर्माण कार्य है। बिल्कुल, दशकों लंबा प्रोजेक्ट है ये, और कोई भी निर्माण कार्य जो दशकों तक चले, उसमें बाधाएं आना तो तय है। यही इस कहानी का विलन है। विलन? मतलब दांतों की बीमारियां? हाँ, जब दांत मुंह के वातावरण में आते हैं तो उनका सामना अनगिनत बैक्टीरिया और रसायनों से होता है। दंत रोग कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि एक क्रमिक पतन है। सबसे शुरुआती चरण होता है जिंजिवाइटिस, यानी मसूड़ों की सूजन। जब हम ठीक से ब्रश नहीं करते तो दांतों पर वो जो पीली परत जमने लगती है, जिसे प्लाक कहते हैं, वही होता है ना? हाँ, ये प्लाक और कुछ नहीं बल्कि बैक्टीरिया और खाने के कणों की एक चिपचिपी बायोफिल्म है। समय के साथ ये सख्त होकर टार्चा बन जाता है, जो मसूड़ों को परेशान करता है और उनसे खून आने लगता है। लेकिन सर, सबसे खतरनाक प्रक्रिया तो दंतक्षय है ना, यानी कैविटी। मैंने पढ़ा था कि मुंह में मौजूद स्ट्रेप्टोकोकस जैसे बैक्टीरिया हमारे भोजन में मौजूद चीनी को खाते हैं और बाय प्रोडक्ट के रूप में लैक्टिक एसिड छोड़ते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा क्लैश होता है। हाँ, मुझे यहीं पर ये गहरा विरोधाभास दिखाई देता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि इनामल कैल्शियम फॉस्फेट का बना है और शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, और अब हम देख रहे हैं कि कुछ सूक्ष्म बैक्टीरिया द्वारा छोड़ी गई एक रसायन की बूंद इस अभेद्य सुरक्षा को खत्म कर देती है। एक तरफ इतनी कठोरता और दूसरी तरफ इतनी आसानी से घुटने टेक देना। सही पकड़े हैं। ये विरोधाभास दरअसल रसायन विज्ञान का एक सीधा सा नियम है। देखो, भौतिक कठोरता और रासायनिक भेद्यता दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। मतलब फिजिक्स अलग और केमिस्ट्री अलग। बिल्कुल। इनामल हथौड़े की चोट तो सह सकता है, लेकिन वो एसिड के आगे बेबस है। जब लैक्टिक एसिड इनामल के संपर्क में आता है तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। एसिड इनामल के क्रिस्टल जालक से कैल्शियम और फॉस्फेट के खनिजों को बाहर खींचने लगता है, जिसे डीमिनरलाइजेशन कहते हैं। हाँ, कठोरता पिघल जाती है और दांत में छेद हो जाता है। एक रासायनिक हमला जो सबसे मजबूत किले की दीवारों को गला देता है। बाप रे। और जब दीवारों में सेंध लग जाए तो फिर परेशानियां अंदर तक पहुंच जाती हैं। सोसिस में 2 और गंभीर स्थितियों का जिक्र है। एक है इम्पैक्शन, जहां अक्लदाढ़ बाहर ही नहीं आ पाती। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि आधुनिक मानव का जबड़ा इवोल्यूशन में छोटा हो गया है, पर दांतों का आकार कम नहीं हुआ। एकदम सही। जगह की कमी से अक्लदाढ़ मसूड़े के अंदर ही फंसकर रह जाती है और भयानक दर्द करती है। और दूसरी बहुत ही दिलचस्प स्थिति है डेंटल फ्लोरोसिस।
स्टेट पीएससी के एग्जाम्स में ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा दांतों के लिए खतरनाक है। 2 ppm से ज्यादा ना? हाँ, ये बाहर से होने वाले जीवाणु हमले के बजाय शरीर के अंदर रसायनों के असंतुलन का परिणाम है। अगर बचपन में जब दांत बन रहे होते हैं पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा 2 ppm से ज्यादा हो जाए तो वो फ्लोराइड इनेमल के निर्माण में गड़बड़ी कर देता है। ओह, और फिर दांतों पर वो सफेद या पीले धब्बे आ जाते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि दांत का निर्माण कितनी संवेदनशील प्रक्रिया है। सर, जब प्रकृति के बनाए हुए ये सारे सुरक्षा तंत्र टूट जाते हैं या रासायनिक हमलों से खोखले हो जाते हैं, तब आधुनिक विज्ञान यानी ओडोंटोलॉजी की एंट्री होती है। इसके तरीके देखकर लगता है कि हम दांतों को किसी मशीन के पुर्जों की तरह रिपेयर कर सकते हैं। और साइंस का सबसे बड़ा जीवन रक्षक उपाय है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जब बैक्टीरिया एनामल और डेंटिन को खाकर उस जीवित बेसमेंट यानी पल्प तक पहुंच जाते हैं तो भयानक इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे में पूरे दांत को उखाड़ने की बजाय डेंटिस्ट क्या करते हैं? डेंटिस्ट दांत के अंदर घुसकर उस मृत और संक्रमित पल्प को पूरी तरह से बाहर निकाल देते हैं। उस खोखली जगह को साफ करके एक निष्क्रिय सामग्री से भर दिया जाता है। दांत अब जीवित तो नहीं रहता, लेकिन उसका ढांचा जबड़े में सुरक्षित रहता है और काम करता रहता है। वाह! यानी इमारत का कंट्रोल रूम तो बंद कर दिया, लेकिन इमारत को गिरने से बचा लिया। बिल्कुल। और छोटी कैविटी के लिए फिलिंग की जाती है, जहां गड्ढों को रेजन से भर देते हैं। और रोकथाम के तौर पर आजकल डेंटल सीलेंट का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। मोलर्स की खाइयों में एक प्लास्टिक की परत चढ़ा दी जाती है ताकि खाना फंसे ही नहीं। लेकिन सर, इन सब में सबसे अद्भुत तो ब्रेसेस है ना? और मुझे हमेशा लगता था कि ब्रेसेस सिर्फ तारों का एक जाल है जो दांतों को खींचते हैं। अरे नहीं, ब्रेसेस जीव विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को उजागर करते हैं, बोन रीमॉडलिंग। जब तारों के जरिए दांत पर एक लगातार यांत्रिक दबाव डाला जाता है तो दांत की जड़ हड्डी के एक तरफ जोर डालती है। और दबाव वाली जगह पर मौजूद जो कोशिकाएं हैं वो हड्डी को घोलना शुरू कर देती हैं, राइट? जबकि दूसरी तरफ नई हड्डी बनने लगती है। एकदम सही। दांत सचमुच ठोस हड्डी के बीच से तैरते हुए अपनी नई जगह पर पहुंच जाते हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दांत कोई मृत पत्थर नहीं है और ना ही हमारा जबड़ा कोई सांचा है। ये एक निरंतर ढलने वाला जीवित ऊतक है। सच में इस पूरी चर्चा ने दांतों को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया है। दांत केवल शरीर में जड़े हुए खूंटे नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल, उपयुक्त, जीवित और लगातार काम करने वाला सिस्टम है। बिल्कुल। पल्प की संवेदनशीलता से लेकर इनेमल की कठोरता और कैविटी का रसायन विज्ञान तक सब कुछ एक मास्टरपीस है। ओडोंटोलॉजी हमें सिखाती है कि हमारे शरीर का हर हिस्सा पीढ़ियों के विकास का परिणाम है। अब अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहूंगी जिस पर शोधकर्ता लगातार बहस कर रहे हैं। हमने देखा कि हमारे दांत विशेष रूप से इंसाइजर्स और मोलर्स शिकार को चीरने और कठोर अनाजों को पीसने के लिए विकसित हुए। लेकिन आज की आधुनिक दुनिया में हमारा भोजन तेजी से बदल रहा है। हाँ, हम नरम और प्रोसेस्ड खाना खा रहे हैं। बिल्कुल, जिसे बहुत ज्यादा चबाने की जरूरत ही नहीं होती। हमारा जबड़ा पहले से ही छोटा हो चुका है, जिसके कारण अकल दाढ़ फंसने लगी है। तो क्या इवोल्यूशन की इस प्रोसेस में भविष्य के इंसानों के दांतों की संरचना में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है? बहुत ही वैलिड सवाल है। क्या आने वाली सदियों में हमारे जबड़े और भी छोटे हो जाएंगे और अकल दाढ़ पूरी तरह से गायब हो जाएगी? क्या हमारे मुंह का ये टूल बॉक्स हमारे आधुनिक आहार के कारण अपनी प्रासंगिकता खो रहा है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको सोचना चाहिए। और याद रखना स्टूडेंट्स, ये बायोलॉजी का सिलेबस भी एक युद्ध है, एक वॉर है। अगर दांत इतने लाखों सालों से सरवाइव कर रहे हैं तो तुम भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, रुकना नहीं है। दांतों के इस अद्भुत विज्ञान के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले ब्लॉकबस्टर डीप डाइव में।